वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन अरकान का बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर एहतजाज और शोर शराबा। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी की बेनाई मुतासिर होने के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कहा सलमान सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक आंख के मसले पर तवज्जो नहीं दी गई, जिससे बेनाई 85% चली गई है। तहकीकात करवाई जाए कि इस मामले में मुजरिम कौन है। राना सनाउल्लाह ने जवाब देते हुए कहा बानी की सेहत पर सियासत ना करें। सलमान सफदर की रिपोर्ट से साबित हो गया उन्हें जेल में तमाम सहूलतें दी गई हैं। चीफ जस्टिस की हिदायत और वुकला से जो मामला तय हुए हैं उसके मुताबिक चेकअप और इलाज करवाया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि पंजाब में स्कूलों के इम्तिहानात को डिजिटलाइज करने का इनकलाबी इकदाम। मुल्क में पहली मर्तबा पेपर्स की चेकिंग असातिज़ा नहीं बल्कि कंप्यूटर्स करेंगे। पंजाब में 8वीं जमात के पर्चों की चेकिंग कंप्यूटराइज्ड होगी। 8वीं जमात के इम्तिहानात मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू होंगे। 3 से 4 मज़ामीन पर मुश्तमिल इम्तिहानात सिर्फ 2 से 3 रोज तक जारी रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने इम्तिहानात के लिए 160 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कंप्यूटराइज चेकिंग के बाद 31 मार्च को इम्तिहानात के नताइज जारी किए जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए। सबसे पहले आपको हम खबर दें, फैसल वावडा ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत का जामिन करार दे दिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा पीटीआई का बयानिया एक तरफ और सहारा दूसरी तरफ है। पीटीआई वाले नहीं चाहते कि बानी जेल से बाहर आए। ये जानते हैं बानी बाहर आ गए तो इनकी मौजें खत्म हो जाएंगी और सड़कों पर आ जाएंगे। फैसल वावडा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सियासत को मुस्बत करार दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत से मुतालिक सवाल पर बोले पाकिस्तान की सियासत में किसी चीज की 5 मिनट की भी गारंटी नहीं दी जा सकती। अहम गुफ्तगू की गई है फैसल वावडा की जानिब से। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हुकूमत की जमानत जामिन इस पीटीआई, और लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की टांगे बंदी हुई एक साथ नहीं। इसके बीच में एक पीटीआई की टांग है जिसने सॉलिड करके उसको बेस बनाया। पीएमएलएन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल्स पार्टी एंड पीपल्स पार्टी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पीएमएलएन। ट्रायंगल में जो पीटीआई की नैरेटिव एक तरफ और टांग एक तरफ, तो सारा टोपी ड्रामा जो होता रहता है। मैं तो आपको 2-2.5 साल से कह रहा हूँ ये सारे लोगों को जी हम आ रहे हैं जा रहे हैं और ये अडियाला के सामने ये इतनी गहरी प्लानिंग कर कौन रहा है? तो बड़े ज़हीन दिमाग हो गए ना कि आप। गहरी बात है कि उनको पता है मिसाल के तौर पर कल खान आ जाए तो ये सड़क पर होंगे, जहाँ पहले थे वहीं वहाँ वापस चले जाएंगे। वो अंदर है तो ये इस जगह पे बैठे हैं। दे वांट हिम टू स्टे इनसाइड। ठीक, जब तक वो इनसाइड है ये मौजें हैं। तो इनकी कुर्सी का मामला आ गया तो इसका मतलब इमरान खान तो बाहर नहीं आने वाला। आई डोंट सी हिम कमिंग आउट आज के दिन तक। सोहेल आफरीदी मेरा भाई जो है उसने फ्रंट लाइन में लड़ने की बात की, दुश्मनों के मुकाबले में प्रॉक्सीज को मारने की, अमन लाने की, अच्छी अच्छी सारी बातें हुई जो निज़ाम की अच्छाई है और उसमें शायद उसमें कहीं अच्छाई इमरान खान साहब के लिए भी वो निकाल सके। तो वो वैसी सियासत कर रहा हूँ और पॉजिटिव सियासत कर रहा था, उसको अप्रिशिएट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, इसका मतलब है कि उनकी गुड्डी हवा हो या ना हो वो बस उड़ी रहेगी। देखिए तलत साहब, अगर 5 मिनट में आप मुझसे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे और मेरे बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान के बारे में करेंगे, उसकी सियासत के बारे में करेंगे, तो मैं 5 मिनट की भी श्योरिटी और गारंटी आपको नहीं दे सकता। फैसल वावडा का मुकम्मल इंटरव्यू आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में रात 10:03 पर, सिर्फ समा पर। आगे आपको बताएं कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की एक आंख बर वक्त इलाज ना मिलने पर 85% मुतासिर होने का इंकशाफ। अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म ने अदालती मुआविन को बताया कि साबिक सुपरिटेंडेंट जेल ने 3 माह तक उनकी आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया। बच्चों और खानदान से मुलाकात ना करवाए जाने, वुकला और किताबों तक रसाई ना मिलने की शिकायत भी कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई को दस्तयाब सहूलियात और सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। अदालती मुआविन बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुलाकात के दौरान बताया कि गुज़िश्ता 3 माह से उनकी बीमारी को संजीदगी से नहीं लिया गया। बानी के बकौल अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई मुकम्मल ठीक थी। बाद अज़ां आंखों में धुंधलाहट शुरू हुई और मुसलसल शिकायत के बावजूद जेल हुक्काम ने कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। फिर दाईं आंख की बिनाई अचानक खत्म हो गई। इंजेक्शन और इलाज के बावजूद दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। सलमान सफदर में रिपोर्ट में लिखा कि मुलाकात के दौरान बानी की आंखों से
पानी बहता रहा जिसे वो बार बार साफ करते रहे। 2 साल से उनके दांतों का मुआयना भी नहीं करवाया गया, जबकि बाकायदा ब्लड टेस्ट भी नहीं किए जा रहे। बानी पीटीआई की आंख का जाती मुआलिजीन फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ से चेकअप करवाने की इजाजत दी जाए। अगर जाती मुआलिज दस्तियाब ना हो तो किसी माहिर इमराज चश्म से फौरी मुआयना करवाया जाए। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया और उनके सेल में मौजूद टीवी गैर फाल है। टीवी की अदम दस्तियाबी में किताबों की फराहमी का हुक्म दिया जाए। सेल में मच्छरों और हशरात के खात्मे के इक़दामात और फीस जैसी बुनियादी जरूरत की फराहमी की भी सिफारिश की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी से वकला की मुलाकात न होने से शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। अदालत से इस्तदा की गई कि बानी से वकला की मुलाकात यकीनी बनाई जाए। बानी की अहले खाना से बिला तातुल मुलाकातों की भी सिफारिश की गई है। एक और अहम खबर, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को गजा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खसूसी उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। हाँ जी बिल्कुल, 2 बड़ों की मुलाकात पेंडिंग थी और आज बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो ऐवान सदर चले गए, जहाँ पर दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम कौमी और दाखिली सलामती के अमूर भी ज़ेर बहस हैं और आज़ाद कश्मीर में चूँकि अब नए सदर का इंतखाब होना है उसके हवाले से भी मशावरत की गई है और गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया और जो आपस की गलतफहमियां हैं उसको भी मिल बैठकर दूर करने पर इत्तफाक किया और सदर आज़ाद कश्मीर का मामला बाहमी इत्तफाक राय से तय करने का फैसला किया गया है। और ये अहम मुलाकात थी जिसमें जो मुल्की मामलात हैं उसके ऊपर तफसील से तबादला ख्याल किया गया है। उस्मान खान, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी पीटीआई से मुतालिक हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट पर शदीद तशवीश का इजहार। बोले पूरा सिस्टम एक बंदे को झुकाने में लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी के केसेस लगाए और फौरी इंसाफ दे। सलमान अकरम राजा ने कहा 1 साल से हमारी कोई दरखास्त नहीं सुनी जा रही, बानी को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। हकीकत क्या है ये अभी तक ना हमें मालूम है और ना ही हमें एतमाद दिलाया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के साथ ये किया गया है तो इसमें इनके कुछ अज़ाइम भी खून के प्यासे बन गए हैं। एक बंदे को झुकाने में लगे हुए हैं पूरा सिस्टम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन पिछले 1 साल से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का केस नहीं लग रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो केस लगाए और इंसाफ करे। आखिरी उम्मीद ही इन अदालतों से है। कौम के सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से 2-4 है। पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो, तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है। मियां वाली के अवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें, अवाम की मोहब्बत का जवाब खिदमत से दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब। मेडिकल, लॉ एंड ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा दावों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूं। मियां वाली को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस मुबारक हो। की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियां वाली में लेकर आ रही हूँ। बहुत जल्द मियां वाली में एक लॉ कॉलेज खुल जाएगा जिसमें मियां वाली के बेटे और बेटियां तालीम हासिल करके वकील बनेंगे। मियां वाली में एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ज़रई कॉलेज भी हम बनाने जा रहे हैं। तो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। ग्रीन बस जो लाहौर में चल रही है वो मियां वाली में भी चल रही है। 20 साल में इतना काम नहीं हुआ पंजाब में जितना पिछले 2 साल में हो गया। पंजाब आज माओ बहनों बेटियों के लिए एक महफूज सूबा है। पंजाब की माओ बहनों बेटियों की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखता है मरियम नवाज शरीफ उसको माफ नहीं करती। 3 लाख एकड़ 5-5 एकड़ के टुकड़े करके मरियम नवाज शरीफ उन खानदानों को बिल्कुल मुफ्त देने लगी है जिनके पास रोजगार का सरिया नहीं है। अभी आपको बताएं कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई किसी डॉक्टर से मिल सके ना ही माहिर मुआलिज से। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि मैं कैद काट रहा हूं, मेरा कोई फरमाइशी प्रोग्राम है ना ही कोई ज्यादा तवक्कुआत है।
दिक्कत का काम था, बहुत मुश्किल काम था, बहुत भारी काम था, डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मगर विदाउट एनी एडिशन, विदाउट एनी ओमिशन, जो इमरान खान साहब ने मुझे अपने इंटरव्यू में बातें बताई वो सब मैंने डॉक्यूमेंट करके जो उनके इश्यूज़ थे वो सब के सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखे। इमरान खान साहब ने बार बार एक जुमला बोला कि मेरी लिमिटेड नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं एक्नॉलेज करता हूँ और अंडरस्टैंड करता हूँ कि मैं जेल में कैद काट रहा हूँ, मेरी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई मेरा ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, मगर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर तमाम जो अपने हालातों वाक़यात हैं वो मेरे साथ शेयर किए। ना मैं किसी डॉक्टर से मिल सका हूँ, ना मैंने किसी एक्सपर्ट से मिला हूँ, ना मेरे आगे कोई जेल हकाम ने, जेल अथॉरिटीज़ ने कोई कागज़ रखा। वो वर्ड टू वर्ड वो नरेशन थी जो इमरान खान साहब ने मुझे ख़ुद बयान की कि उन्होंने गुज़िश्ता 3 महीने में क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है जेल में बदसलूकी और ख़राब हालात का दावा गलत साबित हुआ। PTI बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI को आम कैदी से ज़्यादा मराहत हासिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अलीमा खान का बयानिया दम तोड़ गया है। जेल में बदसलूकी और ख़राब हालात का दावा गलत साबित हुआ। PTI बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए हैं। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा बानी PTI को आम कैदी से ज़्यादा मराहत हासिल हैं। रिपोर्ट के आने से जेल सहूलियात से मुतालिक दावे मुस्तरद हो गए हैं। अहम बयान सामने आया है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का। और अभी आपको बताएं कि बांग्लादेश में तारीख साज आम इंतखाबात, वोटिंग मुकम्मल हो गई, वोटिंग की गिनती जारी है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे वोटिंग शुरू हुई जो 3:30 बजे तक जारी रही। 300 से 299 हलकों में वोट डाले गए। एक हलके में उम्मीदवार की मौत के बायस इलेक्शन मुलतवी किया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चंद एक नाखुशगवार वाकयात पेश आए, ताहम मुजमुई तौर पर इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। अमले के 3 अरकान को मुबैना धांधली के इल्जामात पर ड्यूटी से हटा दिया गया। गोपालगंज में पेट्रोल हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक 2 बजे तक टर्न आउट 47.19% रिकॉर्ड किया गया। हतमी टर्न आउट इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। बांग्लादेश भर में 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स किराए दही इस्तेमाल करने के अहल थे। बांग्लादेशी वोटर्स ने आम इंतखाबात के साथ ही जुलाई नेशनल चार्टर की तौसीक के लिए रेफरेंडम में भी हिस्सा लिया। इंतखाबी नताइज के साथ रेफरेंडम पर आवाम की राय भी सामने आएगी। बांग्लादेश में इंतखाबात, समा की ढाका से लम्हा बा लम्हा रिपोर्टिंग। पोलिंग के बाद वोटिंग की गिनती जारी है। हमारी नुमाइंदा खसूसी सुमेरा खान कुछ देर पहले एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थी। उन्होंने वहां क्या देखा आपको भी दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 17 में, ढाका 17 में, और गुलशन का इलाका है ये। यहाँ पर इर्द गिर्द का इलाका जो है वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव के तौर पर भी जाना जाता है। हसास पोलिंग स्टेशन था मगर ओवरऑल पुरअमन रहा। इस वक्त जो है हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर वोटिंग की वोट्स की काउंट का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है और ये आप मनाजिर ख़ुद देख सकते हैं। यहाँ पर मुबस्सिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है जिसमें OIC और अक़वाम मुत्तहिदा उनके मुबस्सिरीन अंदर देखे भी जा सकते हैं। उनकी मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ़ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग स्टाफ, वो इस वक्त इस जगह पर मौजूद है और वो अपना वोटों की गिनती का अमल जारी किए हुए। जैसे हमने आपको लास्ट अपडेट किया था कि वोट्स को जमा करके इस कमरे में लाया जा रहा था, वो आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे। अभी इनकी गिनती का अमल जारी है और तमाम तर मुताल्लिका अफराद वहाँ मौजूद हैं। और इस कमरे का जो दरवाज़ा है वो भी आपको बता देती हूँ, वो ये है मगर ये बंद है और मीडिया जितना भी है वो सारा बाहर है। तो हम इस वक्त यहाँ पर जितना भी बांग्लादेश का भी मीडिया है, डोमेस्टिक मीडिया है, फॉरेन मीडिया, वो सब के सब इस कॉरिडोर में है और वोटों की गिनती का जो अमल है वो जारी है और दरवाजे को बंद किया गया है ता वक्त ये कि गिनती कंप्लीट हो जाए और उसका एक गैर सरकारी नतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश को भेजा जाए, वहाँ से उसको सरकारी तौर पर अनाउंस किया जाएगा। इस तमाम तर अमल में 1 से 2 घंटे बताया जा रहा है कि इतना वक्त लग जाएगा और इसीलिए यहाँ से मीडिया को रिक्वेस्ट की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के मीडिया सेंटर में पहुँचे ताकि वहाँ से मुसद्दिका इत्तलात जो हैं उनको दी जाएँ और वो फिर अपने मीडिया आउटलेट्स को दें। और अभी आपको बताएं कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात के साथ साथ
قومی ریفرینڈم، جولائی نیشنل چارٹر کو آئین کا حصہ بنایا جائے یا نہیں۔ بنگلہ دیش کے عوام نے ارکان پارلیمنٹ کے چناؤ کے ساتھ اس اہم معاملے پر بھی رائے دی ہے۔ پولنگ کے دوران رکن پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے سفید اور ریفرینڈم کے لیے گلابی بیلٹ پیپر استعمال کیا گیا ہے۔ جولائی نیشنل چارٹر میں 32 جماعتوں نے آئینی اصلاحات کا مشترکہ ایجنڈا پیش کیا تھا۔ ریفرینڈم کی منظوری کی صورت میں الیکشن کے بعد بنگلہ دیش کے آئین میں بڑے پیمانے پر ترامیم کی جائیں گی۔ ترامیم کی تجاویز کے مطابق وزیر اعظم کی مدت 10 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا۔ پارلیمانی اختیارات کی تقسیم کے لیے 1 کے بجائے 2 ایوانی پارلیمنٹ قائم کی جائے گی۔ خواتین کے لیے مخصوص نشستیں 50 سے بڑھا کر 100 کرنے اور 10% انتخابی ٹکٹس خواتین کو دینے کی تجاویز بھی شامل ہیں۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی قیادت میں 10 رکنی انتخاب کے 3 حلقوں میں دھاندلی اور بد انتظامی کے الزامات، دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 10 رکنی وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات، اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جماعت اسلامی کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، تاہم مبینہ دھاندلی میں ملوث انتخابی عملے کے 3 ارکان کو پہلے ہی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے علاقائی رابطوں کو انتخاب نہیں ناگزیر ضرورت قرار دے دیا ہے۔ ترکی میں OIC وزرائے ٹرانسپورٹ کانفرنس سے خطاب میں رکن ممالک کو گوادر کے ذریعے بحری تجارتی سہولیات دینے کی پیشکش کر دی۔ کہا پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کا قدرتی تجارتی گیٹ وے ہے۔ عبدالعلیم خان کی CPEC 2 میں سرمایہ کاری کی دعوت، معاشی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو علاقائی استحکام اور خوشحالی کا بنیادی محرک بھی قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ OIC ٹرانسپورٹ وزراء کانفرنس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا علاقائی رابطے اب انتخاب نہیں ناگزیر ضرورت ہیں۔ OIC ممالک کو گوادر پورٹ کے ذریعے تجارتی سہولیات فراہم کرنے کی پیشکش۔ بتایا گوادر پورٹ وسطی ایشیائی ریاستوں کو گرم پانیوں تک مختصر ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے۔ وسط ایشیا کا پاکستانی بندرگاہوں سے منسلک ہونا ٹریڈ اور ٹرانزٹ میں اضافے کا باعث ہوگا۔ CPEC 2 کے تحت OIC ممالک کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع موجود۔ پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کے سنگم پر علاقائی تجارت کا قدرتی گیٹ وے، جبکہ اقتصادی اور ڈیجیٹل رابطہ خوشحالی اور استحکام کا بنیادی محرک ہے۔ عبدالعلیم خان نے پاکستان، چین، کرغزستان اور قازقستان کا 4 ملکی اشتراک اہمیت کا حامل قرار دیا۔ OIC ممالک کے درمیان زمینی، معاشی اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستان میں TIR آپریشنز میں گزشتہ سال کے دوران نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ OIC وزراء کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں ترک وزیر ٹرانسپورٹ عبدالقادر نے پاکستان سے وفاقی وزیر مواصلات کی شرکت کا خیر مقدم کیا، جبکہ عبدالعلیم خان نے ترکیہ کی مثالی ترقی اور صدر رجب طیب اردوان کی قیادت کو سراہا۔ ناظرین، پاکستان کے سیٹلائٹ کے بیڑے میں اضافہ۔ پاکستان نے دوسرا مقامی سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ EO2 کو چین کے یانگ جیانگ سی شور سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا، منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا بھی فراہم کرے گا۔ سیٹلائٹ قدرتی آفات سے بچاؤ کے انتظام اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ EO2 پاکستان کی سیٹلائٹ تیاری میں خود انحصاری میں بڑی پیش رفت کا عکاس ہے۔ اہم خبر دیں، پاکستان کا دوسرا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، پاکستان کا دوسرا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے اچھی خبر ہے، پاکستان کے دفاع کی مضبوطی کے لیے اچھی خبر ہے، اور ہمارے دشمن کے لیے بڑی ہی بری خبر ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاع کو مزید مضبوط کر لیا ہے، ایسا بتایا گیا ہے ISPR کی جانب سے۔ EO2 سپارکو کے سیٹلائٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں مقامی سطح پر تیار کیا گیا، ایسا بتایا گیا ہے ISPR کی جانب سے۔ EO2 کا لانچ ملکی خلائی صلاحیتوں میں اہم پیش رفت ہے، بڑی اور اہم خبر ہے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کی مضبوطی کے لیے۔ پاکستان کا دوسرا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق EO2 سپارکو کے سیٹلائٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ EO2 کا لانچ ملکی خلائی صلاحیتوں میں اہم پیش رفت ہے، بڑی اور اچھی خبر ہے پاکستان کے دفاع کے لیے۔ EO2 کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور چین کی مدد سے
ये तजर्बा किया गया है। पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। EO2 स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मकामी सतह पर तैयार किया गया है। EO2 का लॉन्च मुल्की खलाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान का मकामी सतह पर तैयार करदा सैटेलाइट EO2 चीन से लॉन्च किया गया है। आपको बता रहे हैं बड़ी और अहम खबर के हवाले से ISPR की जानिब से बड़ी खबर है। ये खला के मैदान में पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजीद वुसअत दी है, मजीद मजबूत किया है और बड़ी खबर आई है इस मैदान से। और पाकिस्तान का दूसरा मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। ISPR का ऐसा बताना है। EO2 स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मकामी सतह पर तैयार किया गया है। EO2 का लॉन्च मुल्की खलाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त है, ऐसा कहना है ISPR का। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत का सनतों को तो बिजली बिलों में रिलीफ सामने आ गया है, लेकिन छोटे घरेलू सार्फिन को हाई वोल्टेज का झटका लगा दिया। प्रोटेक्टेड समेत तमाम घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए हैं। हुकूमती दरखास्त पर नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को माहाना 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 200 रुपए और 200 यूनिट पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस भरना पड़ेंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को माहाना 100 यूनिट पर 275 रुपए, 200 यूनिट पर 300 रुपए और 300 यूनिट पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। 400 यूनिट तक के सार्फिन पर माहाना फिक्स चार्जेस 2 गुना बढ़ाकर 400 रुपए मुकर्रर कर दिए गए हैं। माहाना 500 यूनिट पर 500 रुपए और 600 यूनिट पर फिक्स चार्जेस 675 रुपए कर दिए गए हैं।